हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचर्स अड्डा विद शमा यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जो पवन सीरीज है। इसमें हम लोग पेपर 2 समावेशी शिक्षा के वेरी शॉर्ट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उसको जो है एक क्लास में करा पाना संभव नहीं है, तो हम लोग 2 से 3 क्लासेस में पूरा जो है सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जो आप लोगों के सिलेबस में पेपर 1 शैक्षिक मूल्यांकन है, उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 3 क्लासेस में कंप्लीट कराए गए हैं। तो जिसने भी नहीं देखा है वो क्लासेस प्लेलिस्ट बना दी गई है, अच्छे से देख लीजिए। और सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कंप्लीट करा दिए गए हैं, तो वो क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसमें जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है, बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग खुद देख लीजिए कि ये जो है 2024 में, 2021 में, 17 में, 16 में लगातार 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि बुद्धि लब्धि जिसको जो है आईक्यू बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आईक्यू बराबर मानसिक आयु, जिसको जो है शॉर्ट में एमए करके वो कर सकते हैं, मेंटल एज करके, और नीचे जो है वास्तविक आयु या फिर इसको शारीरिक आयु के नाम से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इंटू यहाँ पे 100 करना है। तो ये फार्मूला आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। आईक्यू बराबर जो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु या फिर शारीरिक आयु इंटू 100। अगर इसमें आप लोगों के एग्जाम में सवाल भी पूछा जाता है तो आप लोगों को उसमें दिया रहेगा कि मानसिक आयु दिया रहेगा और वास्तविक आयु दिया रहेगा, उसमें आप लोगों को आईक्यू निकालना होगा। तो वहाँ आप लोग ये फॉर्मूला रख के अच्छे से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट को इसमें जो है बुद्धि लब्धि में आगे दिया गया है कि जो बुद्धि लब्धि का सबसे पहले जो प्रयोग है 1916 में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण में किया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे से जो है सन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डाइट का पूरा नाम लिखिए। इसको आप लोगों ने अच्छे से फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे 2-3 जगह जो है इसका जो है ये क्वेश्चन दिया गया था। तो इसमें अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा डाइट का पूरा नाम, क्योंकि 2024 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसका पूरा नाम हिंदी में हो जाएगा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। और जो है इसको इस प्रकार से डाइट को लिखते हैं। तो इसका जो है इंग्लिश में फुल फॉर्म हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये जो है डाइट का फुल फॉर्म हो जाएगा, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। ये भी 2024 से पूछा गया है। तो सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व हो जाएंगे, पहला हो जाएगा मौलिकता, दूसरा है प्रवाह क्षमता, तीसरा है लचीलापन, नेक्स्ट है विस्तार की क्षमता, अगला दिया गया है पुनः परिभाषीकरण, और लास्ट दिया गया है समस्या की अनुभूति। तो अगर आप लोगों से सृजनात्मकता के तत्व पूछे जाएंगे तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आप लोगों को लिखना होगा। 2024 से पूछा गया है, तो 25 में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि किन्हीं 2 व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के नाम लिखिए। आप लोगों को व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के 2 नाम लिखना है। तो पहला हो जाएगा बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, और दूसरा हो जाएगा स्टैनफोर्ड संशोधित बिने परीक्षण। ये जो है 1916 में दिया गया था। तो ये दोनों नाम जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम जो है 1987 में मानसिक रोगियों के हितों की रक्षा करता है। जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम है, आप लोगों के एग्जाम में सिर्फ ये पूछा गया था कि यह कब पारित किया गया था। तो इसमें आप लोग जो है केवल इतना लिख सकते हैं कि जो भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम है, यह 1987 में पारित किया गया था। इसके अंतर्गत क्या होगा, तो इसमें दिया गया है कि जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 है, यह मानसिक रोगियों के हितों की रक्षा करता है। और आगे दिया गया है मंद बुद्धि, बहुविकलांगता, लकवा
आदि से पीड़ित लोगों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999 बनाया गया। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा राष्ट्रीय न्याय अधिनियम कब बनाया गया, तो इसको आप लोगों को याद रखना है 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श में सहयोग देने वाली 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं नीचे दी गई हैं। पहला हो जाएगा मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज। दूसरी है, पहले में मनोविज्ञानशाला हो जाएगा जो कि यूपी प्रयागराज में है। दूसरी हो जाएगी मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र जो कि मंडल स्तर पर आएगी। नेक्स्ट हो जाएगा जिला चिकित्सालय। और चौथे नंबर पे दिया गया है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट सेंटर। और लास्ट दिया गया है पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र। अगर आप लोगों से परामर्श में सहयोग देने वाली 2 इसमें केवल संस्थाएं पूछी गई हैं, तो यहाँ पे 5 दी गई, इनमें से आप लोग कोई भी 2 लिख सकते हैं। आप लोगों से अगर केवल इसमें 2 पूछा गया है तो ओनली 2 लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि भाषा कौशल का सही क्रम बताइए। ये आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी में अच्छे से पढ़ाया गया था। क्वेश्चन 2024 से पूछा गया है। तो इसमें आप लोगों से भाषा कौशल का क्रम पूछा गया है। तो पहले आप लोग ये जान लीजिए कि भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 4 बुनियादी भाषा कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसको जो है सुबोपाली के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म में सुबोपाली कहते हैं। तो अगर आप लोगों के एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग केवल इतना जो है अच्छे तरीके से लिख देना कि 4 बुनियादी भाषा कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। अगर आप लोग इसको अच्छे से लिख देंगे तो आप लोगों को पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आप लोगों को इसमें जो है सेम यही क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि भाषा के इन मूलभूत कौशलों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जो ग्रहणशील और उत्पादक कौशल है, जो कि आप लोग जो है सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश में आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाया गया था। इसमें आगे दिया गया है सुनना और बोलना पढ़ने और लिखने से पहले होना चाहिए, क्योंकि सही क्रम के साथ 4 बुनियादी भाषा कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है। ये आगे डिस्क्राइब कर दिया गया है। बाकी क्वेश्चन में जो 1 नंबर में अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाषा कौशल का सही क्रम, तो आप लोगों को ओनली इतना लिख देना है। नेक्स्ट पूछा गया है एन इनरिच्ड क्यूरिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स पुस्तक के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन 2024 और 2019 में 2 बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इस पुस्तक के लेखक जो है हॉलिंग बर्थ हैं। ये आप लोगों को राइटर याद रखना है। ये जो बुक दी गई है इसके राइटर जो हैं हॉलिंग बर्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है निर्देशन के 2 उपकरण बताइए। इसमें आप लोगों को निर्देशन के 2 उपकरण बताना है। ये 2023 में पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया है। तो इसके 2 उपकरण हो जाएंगे निर्देशन के अवबोधन और परीक्षण। तो आप लोगों को ये 2 जो है निर्देशन के उपकरण याद रखना है। बाकी जो आप लोगों के सिलेबस में समावेशी शिक्षा है सेकंड पेपर, इसका सिलेबस जो है काफ़ी शॉर्ट में है, काफ़ी कम सिलेबस है। अगर इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, तो ये आप लोगों का पेपर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग 50 में 47-48 नंबर का अच्छे से कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। काफ़ी आसान जो है ये सिलेबस इसमें दिया गया है। जैसे कि इसमें निर्देशन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, परामर्श के बारे में, उसके उपकरण क्या है, उसके प्रकार क्या है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। और उसके बाद इसमें विशिष्ट बालक वगैरह सारा कुछ सिलेबस देख के आप लोग पढ़ लीजिए। बाकी इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है सीरीज के वो कंप्लीट करा दिए गए हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया था, तो इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, उसको सही करवाया गया है। और ये जो क्लास हो रही है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की क्लास हो रही है, तो इसको भी अगर आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया है समूह परामर्श से क्या तात्पर्य है। ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा समूह परामर्श में
समूहों के माध्यम से आवश्यकताओं की इस संतुष्टि की अवधारणा को बहुत विस्तार से माना जाता है। काउंसलर इन समूहों का उपयोग न केवल व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने में व्यक्ति की मदद करने के लिए करता है, बल्कि समूह के सदस्यों के साथ बातचीत के माध्यम से अधिकतम संतुष्टि देने का प्रयास करता है। तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए तो आप लोगों को ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को निर्देशन प्रदान करने के लिए 2 विधियों के नाम लिखिए। छात्रों को जो निर्देशन प्रदान करने की 2 विधियाँ इसमें पूछी गई हैं, तो इसकी 2 विधियाँ हो जाएंगी। पहली हो जाएगी वैयक्तिक संपर्क विधि, दूसरी हो जाएगी सामूहिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है शैक्षिक लब्धि से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि शैक्षिक लब्धि कालानुक्रमिक आयु और शैक्षिक योग्यता के अनुपात को संदर्भित करती है। जो शैक्षिक लब्धि होती है यह कालानुक्रमिक आयु और शैक्षिक योग्यता के अनुपात को संदर्भित करती है, जिसके परिणाम को 100 से गुणा किया जाता है। शैक्षिक लब्धि उस आयु को संदर्भित करती है जिस पर शैक्षिक प्रदर्शन का एक विशेष स्तर आमतौर पर प्राप्त किया जाता है। यह छात्र की कालानुक्रमिक आयु से अधिक या कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। तो इसको तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी अच्छे से लिख सकते हैं, बाकी अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोगों को लिखने में आसानी होगी। तो अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा कि समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि समस्यात्मक बच्चों से हमारा तात्पर्य जो परिवार, कक्षा और विद्यालय में इसमें दिया गया है भांति भांति की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। यानी कि इसका जो क्वेश्चन है इसमें समस्यात्मक बालक के बारे में पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा आंसर कि समस्यात्मक बच्चों से हमारा तात्पर्य जो परिवार, कक्षा और विद्यालय में भांति भांति की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे बच्चों का व्यवहार सामान्य बच्चों से भिन्न होता है। जो ऐसे समस्यात्मक बालक होते हैं, ये सामान्य जो बच्चे होते हैं उनका व्यवहार जो होता है उनसे इनका व्यवहार बिल्कुल भिन्न होता है। आगे दिया गया है कि समस्यात्मक बच्चे कई प्रकार के हो सकते हैं। उससे पहला हो सकता है, इसमें एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है झूठ बोलने वाले बच्चे, ये समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आएंगे। दूसरा क्रोध करने वाले बच्चे, तीसरा है विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे, और आगे दिया गया है चोरी करने वाले। नेक्स्ट है कक्षा में देरी से आने वाले बच्चे। ये सारे जो है समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया है विद्यालय निरीक्षण के प्रकार बताइए। ये भी 2024 से पूछा गया है। तो इसके जो है 3 प्रकार हो जाएंगे विद्यालय निरीक्षण के। पहला हो जाएगा संशोधनात्मक, दूसरा हो जाएगा निरोधात्मक, तीसरा हो जाएगा रचनात्मक। तो ये आप लोगों को विद्यालय निरीक्षण के प्रकार याद रखना है। नेक्स्ट फिर से पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था कि निर्देशन के 2 उपकरण बताइए, और 2023 में भी पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोग जो 15 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं वो यहीं से 2 से 3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें निर्देशन के 2 उपकरण में पहला हो जाएगा अवबोधन, दूसरा हो जाएगा परीक्षण। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है डाइट की स्थापना के 2 उद्देश्य बताइए। इसमें जो डाइट है उसकी स्थापना के उद्देश्य बताना है, 2023 में पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा कि डाइट की स्थापना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, फर्स्ट नंबर में हो जाएगा प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों एवं कार्यक्रमों को निचले स्तर पर सफलता के लिए शैक्षिक एवं स्रोत परक सहायता प्रदान करना। और दूसरा नंबर हो जाएगा जिले की प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों के सेवित क्षेत्रों, अध्यापकों, निरीक्षकों आदि की समस्याओं का ध्यान रखते हुए, आदि की जो समस्याएं होती हैं उनको ध्यान रखते हुए सहायता एवं निर्देशन प्रदान करना। ये जो है डाइट की स्थापना के 2 उद्देश्य दिए गए हैं, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निदान शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि शिक्षा में निदान से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें शैक्षिक कमजोरियों तथा समस्याओं को ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे हो जाएगा जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में जाना जाता है। नेक्स्ट इसमें आगे दिया गया है कि समस्या के निदान के बाद उपचारात्मक प्रक्रिया आरंभ होती है। ये जो है निदान शब्द के बारे में दिया गया है। इसमें आगे बताया गया है कि जो समस्या होती है उसके निदान के बाद उपचारात्मक प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवंचित बालक के बारे में। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, अपवंचित बालक पिछड़े बालक से कैसे भिन्न है? ये आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो बालक सुविधाओं के क्षेत्र में सामान्य बालक से कम होते हैं वे वंचित बालक कहलाते हैं। जो बच्चे जो होते हैं दो प्रकार से जैसे बच्चे हैं, उनको सुविधाओं के क्षेत्र में जो एक सामान्य बालक है उससे जो है दूसरे बालक को कम सुविधाएं मिल रही हैं, तो वही बच्चे जो है वंचित बालक के अंतर्गत आएंगे। ये विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे कि आर्थिक हो गया, सामाजिक, सांस्कृतिक से वंचित रह जाते हैं। जो वंचित बालक होते हैं यह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। आगे दिया गया है कि इन सुविधाओं के अभाव में उनका विकास सामान्य बालक के समान नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको जो है कुछ सुविधाएं जो है नहीं मिल पाती हैं जो एक सामान्य बालक को मिलती हैं। आगे दिया गया है और उनके विकास में गतिरोध आ जाता है। तो ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ दिया गया है यह जो है अपवंचित बालक के बारे में दिया गया है। और यहाँ पे अब हम लोग नीचे जो है पिछड़े बालक के बारे में जानेंगे। तो यहाँ दिया गया है कि जो छात्र निश्चित समय में निश्चित ज्ञान की प्राप्ति में असफल रहते हैं और सामान्य छात्रों से पीछे रहते हैं, इन्हें पिछड़े बालक कहते हैं। शिक्षा के संबंध में इनका अर्थ है कि छात्र जब अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में न होकर उसके पीछे रहता है तो उसे पिछड़े बालक कहते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ तक ये दिया गया है अपवंचित या फिर वंचित बालक के लिए, और नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है ये पिछड़े बालक के लिए दिया गया है। तो अगर आप लोगों से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग इतना जो है अच्छे से लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है निर्देशन शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसमें आप लोगों को निर्देशन के बारे में लिखना होगा। इसका आंसर हो जाएगा कि निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है। ये आप लोगों को ये जो पॉइंट दिया गया है कि जो निर्देशन है यह एक व्यक्तिगत कार्य है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों से कहीं पर भी निर्देशन के बारे में पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप लोगों को ये पॉइंट लिखना है। आगे दिया गया है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है, जो निर्देश देता है उसको निर्देशक कहेंगे। तो जो निर्देशक होता है वह समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता, वरन ऐसी विधियां बताता है जिसका प्रयोग करके जो बालक स्टूडेंट होता है उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। तो इसको अगर आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है टीएलएम से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर जो है लिख सकते हैं कि टीएलएम से तात्पर्य है, इसका फुल फॉर्म दिया गया है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और फिर हिंदी में दिया गया है शिक्षण अधिगम सामग्री। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि टीएलएम का पूरा नाम टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो जाएगा, जो है यह एक शिक्षण अधिगम सामग्री है, ये आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है बुद्धि लब्धि के संदर्भ में वास्तविक आयु क्या है? जो आईक्यू निकाला जाता है उसमें ऊपर मानसिक आयु दी रहती है, नीचे वास्तविक आयु दी रहती है। तो इसी में पूछा गया कि वास्तविक आयु क्या है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में किसी बालक की वास्तविक आयु से तात्पर्य उस आयु से होता है जो उसकी बुद्धि परीक्षण देते समय होती है। चूँकि जो है इसमें दिया गया है चूँकि किसी व्यक्ति में
बुद्धि का विकास सामान्यतः 16 वर्ष तक पूर्ण हो जाता है। इसलिए बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में 16 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति की वास्तविक आयु 16 वर्ष मानी जाती है। तो ये जो है आईक्यू में वास्तविक आयु के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है? तो आप लोगों को अगर यहाँ से पूछा जाएगा कि पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए, क्योंकि 2022 से पूछा गया है, तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि एडम्स एवं डिकी के अनुसार पर्यवेक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है। ये आप लोग एक लाइन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदान एवं उपचार को समझाइए। तो इसमें लिख सकते हैं निदान के बारे में एक पॉइंट और उपचार के बारे में एक पॉइंट लिख दीजिए, तो 1 नंबर में कंप्लीट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, निदान में समस्या का पता लगाते हैं, ये निदान के बारे में हो जाएगा। और आगे उपचार के बारे में दिया गया है कि उपचार में समस्या का समाधान करते हैं। बस ये 2 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि जो निदान होता है इसमें समस्या का पता लगाते हैं और उपचार जो होता है इसमें समस्या का समाधान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में आप लोगों को अंतर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पर्यवेक्षण, इसमें जो है हम सिर्फ गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जो पर्यवेक्षण होता है उसमें केवल गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, और निरीक्षण जो होता है इसमें हम कमियों को भी दर्शाते हैं। तो ये दोनों के बीच में अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, मनोविज्ञानशाला जो कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज में है, यह कब और कहाँ स्थापित की गई? तो यह 1947 में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श के उद्देश्य लिखिए। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा, अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है और पथ प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण एवं निर्देशन में एक अंतर लिखिए। तो इसका आंसर दिया गया है कि शिक्षण का अर्थ होता है पढ़ाना, और निर्देशन में हम जो है किसी व्यक्ति को, किसी स्टूडेंट को निर्देश देते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक किन्हें कहा जाता है? यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से विकलांग या मंद बुद्धि के होते हैं। जो इसमें विशिष्ट बालक है उसमें आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि जो विशिष्ट बालक के अंतर्गत वे बच्चे आते हैं जो या तो बहुत ज़्यादा जो है मानसिक रूप से उनकी जो मानसिक वो होती है, आईक्यू सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत वो बच्चे जो है पढ़ने में तेज होते हैं, या फिर वो मंद बुद्धि के अंतर्गत आ जाते हैं। और अगर शारीरिक रूप में देखेंगे तो ये बच्चे जो है विकलांग होते हैं, या फिर मंद बुद्धि के होते हैं, या फिर इनकी जो है बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज होती है। बहरहाल इसमें आप लोग ये लिख सकते हैं, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं यह सामान्य बालक से बिल्कुल भिन्न होते हैं। सामान्य बालक और विशिष्ट बालक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। विशिष्ट बालक के अंतर्गत मंद बुद्धि या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकलांग बालक कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे बालक जो दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, मूक बाधक विकलांग होते हैं, वह जो है शारीरिक विकलांग बालक कहलाएंगे। यानी कि जो आँखों से देख नहीं सकते हैं, बोलने में उनको प्रॉब्लम होती है, और अस्थिबाधित यानी कि जिनके हाथ पैर से जो है जो विकलांग होते हैं, वो सभी शारीरिक विकलांग बालक के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, हम बुद्धिलब्धि के माध्यम से बच्चों का निरीक्षण करते हैं कि कौन से बच्चे मंद बुद्धि के हैं और कौन से बच्चे पिछड़े होते हैं। यह आईक्यू के द्वारा पता किया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स की PDF फ्री में टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड की गई है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पे आप लोगों को सारी अपडेट और सारे नोट्स मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपंगता के 2 कारण बताइए।
तो इसमें जो है पहला हो सकता है एक जन्मजात कारण से बच्चे जो है अपंग होते हैं, और दूसरा होता है कि जो बच्चे होते हैं जन्म से बिल्कुल सही होते हैं लेकिन किसी दुर्घटना से जो है ग्रसित हो जाते हैं। तो इसमें दिया गया है दुर्घटनाग्रस्त, पहला दिया गया है जन्मजात, यानी कि पहले कुछ बच्चे जन्म से अपंग होते हैं और कुछ बच्चे जो है किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वो बच्चे भी अपंग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, समावेशी शिक्षा का सूक्ष्म आशय बताइए। तो इसमें लिख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा सभी बच्चे को समान ऊंची शिक्षा, यहाँ पे उच्च भी कर सकते हैं, उच्च शिक्षा देने की बात करती है। जो समावेशी शिक्षा है यह सभी बच्चों को समान और उच्च शिक्षा देने की बात करती है। फिर चाहे बच्चा किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी बच्चों को समान शिक्षा देने का अधिकार है, इसीलिए इसको समावेशी शिक्षा कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक लब्धि का सूत्र बताइए। तो इसका हो जाएगा बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु इंटू अपान वास्तविक आयु इंटू 100, ये पीछे करवा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण विकृति क्या है। जो सुनने में समस्या होती है वह विकृति क्या है। विकृति मतलब होता है विकार। तो इसका आंसर हो जाएगा जिन बच्चों को सुनने में समस्या आती है उन्हें श्रवण विकृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवाज की समस्या दोष क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिचकिचाना, बोलते समय तुतलाना, शब्दों का ठीक से उच्चारण ना करना, ये सभी जो है आवाज की समस्या दोष के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि बताइए। 2021 में पूछा गया है। तो इसमें पहले लिख सकते हैं अपराधियों की संगत से जो है बच्चों को दूर कर दिया जाए। दूसरा है बालक की आवश्यकताओं पर भी ध्यान रखा जाए ताकि जो है बच्चे अपराध की श्रेणी में ना आ सकें। और नेक्स्ट दिया गया है परिवार के सदस्यों द्वारा स्नेहपूर्ण व्यवहार करना, क्योंकि जब बच्चों को परिवार में प्रेम जो है नहीं मिल पाता है परिवार के सदस्यों द्वारा, तो फिर वो जो है बाल अपराधी बालकों की श्रेणी में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद बुद्धि बालकों के पहचान यानी कि लक्षण बताना है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जिनकी बुद्धिलब्धि 80 से 85 से कम होती है, ये पढ़ने लिखने में इनको कठिनाई होती है, इनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। जो मंद बुद्धि बालक होते हैं इनमें आत्मविश्वास की भी कमी होती है। नेक्स्ट है अपवंचन क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा गॉर्डन के अनुसार, जो गॉर्डन मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपवंचन के बारे में बताया है कि अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। एक लाइन में इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वाणी बाधित यानी कि वाक दोष, जो बोलने में बच्चों को दिक्कत होती है, उन बच्चों के लक्षण आप लोगों को बताना है। तो इसमें लिख सकते हैं पहला उच्चारण संबंधी दोष, दूसरा लिख सकते हैं देर से बोलने के दोष, तीसरा हकलाना, और चौथा लिख सकते हैं आवाज की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की दो विशेषताएं बताइए। तो इसमें आप लोग पहला लिख सकते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनका जो बुद्धिलब्धि होती है 140 प्लस होती है, 140 से अधिक होगी। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा आता है। तो इसमें प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं के अंतर्गत पहली हो जाएगी, यह बालक स्पष्टवादी होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, फुर्तीले होते हैं। और दूसरे में लिख सकते हैं इनमें तर्क करने की योग्यता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, मनोविज्ञानशाला कब और कहाँ स्थापित हुई। 2021 और 22 में लगातार पूछा गया है। तो यह 1947 में प्रयागराज में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है पहला, कि जो श्रवण विकलांगता है इसके आप लोगों को प्रकार बताना है। तो इसके श्रवण विकलांगता के प्रकार निम्नलिखित हो जाएंगे। पहला हो जाएगा चालकीय श्रवण दोष, दूसरा हो जाएगा मिश्रित श्रवण दोष, तीसरा हो जाएगा संवेदनिक श्रवण दोष, और चौथा हो जाएगा मध्यकर्ण श्रवण दोष, और पांचवा हो जाएगा प्रकार्यात्मक श्रवण दोष। ये जो है
श्रवण विकलांगता के 5 प्रकार दिए गए हैं। इनको आप लोग 2 से 3 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है निर्देशन क्या होता है। ये क्वेश्चन अभी पीछे सेम करवा दिया गया है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलर फ्रेम का उपयोग किस तरह के बालकों हेतु किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि टेलर फ्रेम एक डिवाइस होता है। जैसे यहाँ पे ब्रेल लिपि हो जाएगा। ब्रेल लिपि में दृष्टिबाधित बच्चे श्रवण करके या सुन करके या फिर स्पर्श करके समझते हैं। इसी प्रकार दृष्टिबाधित बच्चे टेलर फ्रेम की मदद से गणित के पेपर को हल करते हैं। तो अगर आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा टेलर फ्रेम का उपयोग किस तरह के बालकों हेतु किया जाता है, तो इसमें आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि गणित के पेपर को हल करते हैं ऐसे बच्चे जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं। जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं टेलर फ्रेम की मदद से गणित के पेपर को हल करते हैं। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हकलाने के 2 कारण बताइए। जो बच्चे हकलाते हैं उनके कौन से ऐसे 2 कारण हैं जिसकी वजह से वो हकलाते हैं। तो इसका पहला कारण हो जाएगा वंशानुक्रम, यानी कि वो जन्म से ऐसे हैं। और दूसरा हो जाएगा वातावरण, यानी कि उनको किस प्रकार का इन्वायरमेंट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन समावेशी शिक्षा की 2 विशेषताएं बताइए। तो इसमें हो जाएगा कि छात्रों को अंतर आत्मविश्वास का उदय किया जाता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा अंतः आत्मविश्वास का उदय किया जाता है बच्चों में, और उनको आत्मनिर्भर बनाकर मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है श्रवण विकृति से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से आवाज़ सुनने में अक्षम होना श्रवण विकृति कहलाता है, यानी कि बच्चे जो है सुन नहीं पाते हैं। यह श्रवण तंत्रिका के अपर्याप्त विकास के कारण श्रवण संस्थान की बीमारी या चोट लगने की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निर्देशन के 2 प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो इसमें पहला हो जाएगा छात्र को उसकी योग्यताओं व शक्तियों का ज्ञान कराना, और दूसरा हो जाएगा छात्र को उसकी समस्याओं को स्वयं समाधान करने योग्य बनाना। अभी जो पीछे है निर्देशन के बारे में हमने बताया था कि जो निर्देश देता है, यानी कि जो निर्देशक होता है, वह स्वयं समस्या का समाधान नहीं करता है, बल्कि बच्चों को जो है समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित करता है। उनको कुछ ऐसी विधि बता देगा जिससे जो है बच्चे समस्या का समाधान स्वयं कर सकें, क्योंकि जब बच्चे समस्या का समाधान स्वयं करते हैं तो उनमें जो है आत्मविश्वास अधिक होता है, बढ़ता है। तो इस प्रकार से जो निर्देशक होता है वह स्वयं जो है समस्याओं का समाधान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाक दोष के प्रकार बताइए। जो बोलने के दोष होते हैं उच्चारण के, उसके प्रकार बताना है। पहला हो जाएगा प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष, दूसरा होगा हकलाना, तीसरा होगा आवाज़ की समस्या, चौथा हो जाएगा अयोग्य वाणी के दोष, पांचवा हो जाएगा कम सुनने वाले बालकों की जो वाणी होती है उसमें समस्या होती है। जो बच्चे कम सुनते हैं तो फिर उनको बोलने में दिक्कत होती है। लास्ट दिया गया है देर से बोलने का विकार। यहाँ पे विकास नहीं होगा, यहाँ पे विकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंद बुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। ये भी पीछे करा दिया गया है। तो जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि 80 से 85 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। ये भी पीछे करा दिया गया है। तो इनके प्रमुख तत्व हो जाएंगे मौलिकता पहला, दूसरी प्रवाह क्षमता जिसको फ्लुएंसी कहते हैं, तीसरा हो जाएगा लचीलापन, चौथा हो जाएगा विस्तार की क्षमता। और इसमें आगे और दिया गया है 5वें नंबर पे हो जाएगा पुनः परिभाषीकरण, और लास्ट हो जाएगा समस्या की अनुभूति। तो ये आप लोगों को इसमें जो है सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व अच्छे से पढ़ लेना है। ये सारे क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी जो सेकंड क्लास होगी उसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हो सकता है सेकंड क्लास में हम लोग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें। उसके बाद हम लोग साइंस के क्वेश्चन जो है, साइंस में ऑब्जेक्टिव तो सारे सब्जेक्ट के हो ही गए हैं,
साइंस के हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू रखिए, और जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है वो आप लोगों का रिजल्ट मंडे तक आ जाएगा, तो आप लोग रिजल्ट की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। अच्छे से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद आप लोगों को एग्ज़ाम ही होना है, तो उसकी तैयारी होने लगेगी। तो आप लोग अच्छे से अपना तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बाकी रिजल्ट तो आप लोगों को आ ही जाएगा। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो टेलीग्राम चैनल जिसने नहीं ज्वाइन किया है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। सीरीज की पीडीएफ भी प्रोवाइड की गई है, तो उसको आप लोग जो है डाउनलोड करके प्रिंट करवा कर अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो सेकंड क्लास होगी उसकी जो समावेशी शिक्षा है, इसकी एक क्लास आज करा दी गई है। सेकंड क्लास में हम लोग पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आज की क्लास में अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक सभी लोग कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।